बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस और क्लास है 10th। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है और इसमें हम चैप्टर नंबर 1 का कुछ पोर्शन जो है वो पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है एल्गोरिदम्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। इसमें हम मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के लिए जो है एल्गोरिदम लिखे हमने। आज इस लेक्चर में जो हम एल्गोरिदम लिखेंगे उस प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट है वो हम रीड करते हैं। रीड मार्क्स एम एंड प्रिंट लेटर ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्कीम। हमने स्टूडेंट के जो है मार्क्स रीड करने हैं और उसका जो लेटर जो है ग्रेड लेटर जो है वो प्रिंट करना है इस स्कीम के मुताबिक जो दी गई है। मार्क्स, अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स जो है जो एम में पड़े हुए हैं, एम स्टैंड फॉर मार्क्स, मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 80। अगर मार्क्स जो है 80 या उससे अबव हैं, एंड दूसरी शर्त ये होनी चाहिए मार्क्स इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 100। वो मार्क्स जो है 100 या उससे बिलो हैं, यानी उसमें 100 भी है शामिल है या उससे कम, यानी कि 80 से लेकर, जिसमें 80 और 80 से अबव एंड लेस दैन आर इक्वल टू 100, यानी कि ये दोनों नंबर जो है उसमें शामिल हैं, 80 से लेकर 100 तक। तो उसका जो ग्रेड होगा वो A1 होगा। इस तरह अगर मार्क्स जो है 70 एंड अबव, 70 एंड अबव ये कहाँ तक होने चाहिए, एंड सेकंड कंडीशन है मार्क्स शुड बी लेस दैन 80, क्योंकि 80 वाला जो है स्टूडेंट जो है वो इस कैटेगरी में आ जाता है। तो 70 से लेकर 79 या 79.5 बिलो 80, तो उसका ग्रेड क्या होगा 8। और इसी तरह मार्क्स जो है 60 एंड ग्रेटर दैन 60 एंड मार्क्स शुड बी लेस दैन 70, क्योंकि 70 वाला जो है इस ग्रेड में आ जाता है। 70 से बिलो हों तो उसका ग्रेड बी ही है। इसी तरह जो मार्क्स शुड बी ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 50 एंड लेस दैन 60, तो उसका ग्रेड सी है। और इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 40 एंड लेस दैन 50, 40 या उसमें 40 भी शामिल है और 40 से ज़्यादा बट बिलो 50, क्योंकि 50 वाला अबव कैटेगरी में आ जाता है, तो उसका ग्रेड डी प्रिंट करवाना है। और इसी तरह मार्क्स ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 33 एंड लेस दैन 40, तो उसका ग्रेड ई है। और अगर स्टूडेंट के मार्क्स इससे भी बिलो हैं, यानी कि 0 या उससे ज़्यादा बट लेस दैन 33, तो वो इसका ग्रेड जो है अनग्रेडेड, यानी कि इसको कोई ग्रेड नहीं दिया गया। तो इसके लिए जो है हमने एल्गोरिदम लिखना है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी जिसको हमने एक्सप्लेन किया है। इस एल्गोरिदम के लिए जो बुक के पेजेस आपने स्टडी करने हैं वो पेज नंबर 14 से ये एल्गोरिदम जो है स्टार्ट होता है। और इसी तरह पेज नंबर 15 पे भी इसका कुछ पोर्शन जो है वो दिया गया है। ये स्टेप 13 जो है ये आप देखें कि ये स्टॉप है, इसको याद रखना है, ये हम यूज़ करेंगे। इस प्रॉब्लम के लिए जो हमने प्लानिंग करनी है वो इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसके लिए जो इनपुट क्या होगा, मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट, उसके मार्क्स पूछे जाएंगे, ये रीड किए जाएंगे। आउटपुट क्या होना चाहिए, हमने वो जो लेटर ग्रेड है A1 A B C D वो प्रिंट करवाना है। प्रोसेसिंग क्या होगी, हमने ये चेक करना है कि स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो किस रेंज में जो है लाई करते हैं, और उसके मुताबिक जो है वो हमने उसका ग्रेड जो है, लेटर ग्रेड जो है वो प्रिंट करवाना है। ये प्रोसेसिंग है हमारी। अब हम एल्गोरिदम को डिस्कस करते हैं। हमने ये मार्किंग स्कीम जो है ये भी प्रिंट की है ताकि हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि प्रॉब्लम को जो है समझने में आसानी हो। स्टेप 1 क्या है, स्टार्ट। लेट द मार्क्स बी एम। लेट द मार्क्स बी एम, यानी कि एम की जो मार्क्स हैं वो एम में स्टोर हैं, और एम की कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी कि 0 से लेकर 100 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हम इसको ग्रेजुअली जो है डिस्कस करेंगे। पहले हम सपोज कर लेते हैं कि एम की वैल्यू जो है वो 88 है। तो स्टेप 2 में कंपेयर द मार्क्स, मार्क्स को कंपेयर किया जाएगा इन तमाम के साथ। तो इफ़ मार्क्स इज़, इफ़ पहले हम इफ़ स्टेटमेंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट के बाद एक्सप्रेशन आता है, कोई कंडीशन आती है, और फिर देन के बाद एक स्टेटमेंट लिखी जाती है, और इस तरह अदरवाइज़ के बाद एक स्टेटमेंट लिखी जाती है।
तो इफ़ के बाद जो एक्सप्रेशन है अगर इसका रिज़ल्ट जो है वो ट्रू आ जाए तो देन के बाद वाली स्टेटमेंट चलती है, और अदरवाइज़ के बाद वाली स्टेटमेंट स्किप कर दी जाती है, इग्नोर कर दी जाती है। और अगर एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट जो है फॉल्स आ जाए तो देन के बाद वाली स्टेटमेंट जो है स्किप कर दी जाती है, और अदरवाइज़ के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। इसका मतलब ये है कि इस स्टेटमेंट में से और इस स्टेटमेंट में से कोई एक एग्जीक्यूट होगी, एक चलेगी। ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। कंडीशन ट्रू है तो देन के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो अदरवाइज़ के बाद वाली स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होती है। तो अब हमने सपोज किया कि मार्क्स जो है वो 88 है, तो ये कंडीशन चेक की जाती है 88 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80। एम की वैल्यू क्या है 88, तो 88 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80, ये कंडीशन क्या होगी ट्रू, कि 88 जो है 80 से बड़े हैं या उसके बराबर हैं मार्क्स जो है। कंडीशन ट्रू होगी तो हमें पता है कि देन के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो देन के बाद वाली स्टेटमेंट क्या है, मार्क्स 88 हैं तो उसका जो ग्रेड है वो A1 प्रिंट कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, क्योंकि ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगी, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हम जाएंगे। स्टेप 3 में क्या है, स्टेप 3 में बताया गया गो टू स्टेप 13। स्टूडेंट के मार्क्स 88 थे, वो इस कैटेगरी में लाइक करते हैं, ठीक है, इस कैटेगरी में आते हैं, तो उसका ग्रेड जो है A1 प्रिंट हो गया। तो बाकी जो है हमें जो ये रेंजेस हैं, ये मार्क्स, ये कंडीशन है, ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टेप 3 में बताया गया कि गो टू स्टेप 13, स्टेप 13 में चले जाएं। स्टेप 13 जो है नेक्स्ट पेज पे बताया दिया गया, और वो ये प्रोग्राम जो है या एल्गोरिथम जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो हमारा प्रिंट ग्रेड जो है वो प्रिंट हो गया A1, और एल्गोरिथम जो है इस तरह कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर उस स्टूडेंट के मार्क्स जो है सपोज 88 नहीं थे, उस स्टूडेंट के मार्क्स जो है हम कहते हैं 72 थे, तो अब देखें ये पहली कंडीशन क्या होगी, 72 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 80। ये तो 72 जो है वो 80 से बड़े हैं या उसके बराबर हैं, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इन केस ऑफ 72। तो देन के बाद वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, बल्कि अदरवाइज के बाद वाली स्टेटमेंट चलेगी। ये हमें क्या कहती है, ये इसमें बताया गया स्टेप 4 पे जाएं आप। स्टेप 4 पे हम जाते हैं। स्टेप 4 में क्या है, अब मार्क्स को नई जो नेक्स्ट रेंज है उसके साथ कंपेयर किया जाएगा। मार्क्स में है 72 जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70, कंडीशन क्या होगी ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करेंगे, उसका ये देन के बाद वाली स्टेटमेंट चलेगी, और उसका ग्रेड जो है A प्रिंट किया जाएगा, और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएंगे स्टेप 5 पे। स्टेप 5 में क्या बताया गया कि आप गो टू स्टेप 13 पे चले जाएँ, जो नेक्स्ट पेज पे है, तो उस पे जाके एल्गोरिथम क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो हमने देखा कि अगर 88 है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, और इसके बाद जो एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और अगर मार्क्स जो है वो 72 है, ठीक है, या 75 है, या तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये सेकंड तो, और इसका ग्रेड जो है A प्रिंट करते हुए इस तरह ये एल्गोरिथम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो कुछ और हों। अब हम सपोज कर लेते हैं कि स्टूडेंट के मार्क्स 65 है, तो 65 के केस में ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, ट्रू नहीं होगी, ठीक है। तो ये स्टेप 4 पे आ जाएंगे, फिर वो 65 को इसके साथ कंपेयर किया जाएगा, 65 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 70, ये कंडीशन भी फॉल्स होगी, ठीक है। तो ये फिर अदरवाइज वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये हमें स्टेप 6 पे ले जाएगी। स्टेप 6 में क्या है, कंपेयर द मार्क्स, हम दोबारा मार्क्स को कंपेयर करते हैं। अब हम 65 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 60, तो 65 जो है वो 60 से बड़े हैं या उसके बराबर हैं, बड़े हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो अब हमने, और का मतलब होता है कि या पहली कंडीशन ट्रू हो या दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो, तो ओवरऑल कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है, ठीक है। ये इसी तरह है, सपोज अगर पाकिस्तान के पास 2 मैचेस हैं और हम कहते हैं कि उसको सेमीफाइनल में जाने के लिए दोनों में से कोई एक मैच जीतना है, तो दोनों में से अगर वो पहला जीत जाए तब भी कंडीशन ट्रू है, क्वालिफाई कर लेगा। पहला हार जाता है, पहली कंडीशन ट्रू नहीं होती, दूसरा जीत जाता है तब भी जो है वो क्वालिफाई कर लेता है, ठीक है। और अगर दोनों जीत जाता है तब भी क्वालिफाई कर लेता है, और के केस में, ठीक है। तो ये और का ऑपरेटर यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो अब 65 जो है ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 60, ये कंडीशन जो है पहली ट्रू हो जाती है, ठीक है। तो और इक्वल टू 60, 65 60 के इक्वल नहीं है लेकिन उससे बड़े हैं, तो दोनों में से एक कंडीशन पूरी हो जाती है, ट्रू हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, उसका ग्रेड जो है B प्रिंट होगा, और इसके बाद जो है ये स्टेटमेंट अदरवाइज वाली स्किप कर दी जाएगी,
ये प्रिंट उसका यानी कि आप देखते हैं इस रेंज में आ रहे हैं, तो उसका ग्रेड जो है बी प्रिंट होगा। बी प्रिंट करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। ठीक है, स्टेप 7 में क्या बताया गया, गो टू स्टेप 13, स्टेप 13 पे जाएं। तो स्टेप 13 अभी हम देखते हैं कि ये इस पर वो स्टॉप हो जाता है। तो हमने ये देखा कि अगर मार्क्स जो है वो 80 से ज़्यादा है तो पहली स्टेटमेंट चलेगी और उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। अगर मार्क्स जो है, ठीक है, 70 से ज़्यादा है तो फिर ये स्टेटमेंट चलती है, और इस तरह वो इसके बाद चलने के बाद जो है वो उसका ग्रेड ए प्रिंट करने के बाद ये टर्मिनेट हो जाता है। और अगर मार्क्स जो है 60 या उससे अबव है तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद जो है ये एल्गोरिदम टर्मिनेट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि सपोज स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 56 है। ठीक, यानी कि एम की वैल्यू क्या है 56 को जो है फर्स्ट रेंज के साथ कंपेयर किया जाएगा तो वो इस रेंज में भी नहीं आते, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इसकी जो अदरवाइज स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट केस पे ले आएगी, नेक्स्ट यानी कि रेंज पे ले आएगी। इस पे हम देखते हैं 56 इस रेंज में भी नहीं आते। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो नेक्स्ट जो है वो कंडीशन जो है ये चेक की जाएगी या रेंज चेक की जाएगी। 56 इस रेंज में भी नहीं आते। ठीक है, तो फिर 56 को जो है इस स्टेप 8 में जो है 50 से कंपेयर किया जाएगा। तो 56 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 50, 56 जो है 50 से बड़े हैं या उसके इक्वल हैं, तो ये कंडीशन एक पूरी हो जाती है, यानी कि 56 50 से बड़े हैं, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो उसका ग्रेड जो है वो सी जो है वो प्रिंट किया जाएगा, यानी कि वो इस रेंज में आ रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेड जो है सी प्रिंट किया जाएगा और इसके बाद जो है ये अदरवाइज वाली स्टेटमेंट स्किप कर दी जाएगी और प्रिंट करने के बाद जो है हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, वो 9 पे। स्टेप 9 में क्या है कि गो टू स्टेप 13, उसका ग्रेड प्रिंट हो गया 56 के लिए सी यानी कि, और उसके बाद स्टेप 13 पे जाके हम देखते हैं कि ये एल्गोरिथम जो है स्टॉप हो जाता है। तो अगर 56 है तो उनमें से आपने देखा कि ये पहले ये केस भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं, फोर्थ केस जो है ये एग्जीक्यूट हुआ और ये इसका ग्रेड प्रिंट करने के बाद हम जो है वो आखिरी स्टेप पे आ गए, यानी कि स्टॉप हो गया। तो अब हम कोई और देखते हैं मार्क्स। अगर उसके मार्क्स जो है स्टूडेंट के, सपोज हम कहते हैं ये 45 है। अब 45 के लिए जो है ना पहली रेंज जो है वो ट्रू होगी, ना सेकंड में, ना थर्ड, ना फोर्थ। और इस तरह आप देखें स्टेप 10 में जो है ये रेंज है 45 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 40, कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है। इस रेंज में आते हैं, उसका ग्रेड जो है डी प्रिंट किया जाएगा और उसके बाद जो है अदरवाइज वाली स्टेटमेंट छोड़ दी जाएगी। तो इसका ग्रेड जो है डी प्रिंट करते हुए जो है स्टेप 11 पे हम जाएंगे। स्टेप 11 पे जो क्या है, गो टू स्टेप 13, यानी कि उसका ग्रेड तो प्रिंट हो गया, अब हमने एल्गोरिदम जो है वो स्टॉप करना है। तो 11 स्टेप 11 जो है वो हमें स्टेप 13 की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र करेगा कंट्रोल को। तो ये इस तरह ये एल्गोरिथम जो है वो स्टॉप हो जाता है, यानी कि 45 के लिए ऊपर वाले कोई भी केसेस जो है वो ट्रू नहीं होंगे। ठीक है, स्टेप 10 में जो है रेंज, इसमें ये ट्रू होगा और इसका ग्रेड जो है डी प्रिंट करते हुए ये एल्गोरिथम ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो है सपोज हम कर लेते हैं कि 35 है, तो उसके लिए ये रेंज भी जो है ऊपर वाली कोई रेंज भी ट्रू नहीं, उसके लिए प्रोग्राम यहाँ तक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, 35 के जो है स्टेप जो है 12 में 35 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 33, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो इसका ग्रेड जो ई प्रिंट किया जाएगा। ठीक है, 35 के लिए, और इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है 13 है, इस पर ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन सपोज अगर उसके मार्क्स जो है इस केस में यानी कि स्टेप 12 तक प्रोग्राम कब या एल्गोरिथम कब आएगा, जब मार्क्स जो है उसके यानी कि 33 से ज़्यादा और 40 से जो है वो कम होंगे, तब इसको वो रीड करेगा। अगर मार्क्स जो है सपोज उसके मार्क्स जो है वो हम कहते हैं 10 है, तो उसके लिए ये आखिरी केस जो स्टेप 12 तक वो आएगा, 10 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 33, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। ठीक है, 10 जो है वो 33 से ना बड़े हैं ना ही उसके इक्वल है, तो अब देन के बाद वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी बल्कि अदरवाइज़ के बाद वाली स्टेटमेंट चलेगी। तो 10 के लिए वो अनग्रेडेड जो है वो प्रिंट करेगा, यानी कि उसको कोई ग्रेड असाइन नहीं किया गया, और ये अनग्रेडेड प्रिंट करते हुए ये एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे आएगा और वो स्टॉप हो जाएगा। तो हमने देखा कि जिसके मार्क्स 10 है तो वो किसी भी रेंज में, ना इस रेंज ये ट्रू होगी, ना सेकंड रेंज, ना थर्ड, ना फोर्थ, ना फिफ्थ, ना सिक्स, बल्कि वो लास्ट रेंज जो है इसमें वो आएगा, उसमें भी अदरवाइज़ वाली रेंज जो है अदरवाइज़ वाली स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट करेगी और वो अनग्रेडेड प्रिंट करते हुए एल्गोरिथम को फिर नेक्स्ट स्टेप पे वो स्टॉप हो जाता है।
ठीक है, हमने ये देखा कि स्टूडेंट के कोई भी मार्क्स हो तो वो किसी एक रेंज में जो है वो लाई करते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है ये एल्गोरिथम जो कंप्लीट हो जाता है, स्टूडेंट के मार्क्स के मुताबिक उसका ग्रेड प्रिंट करते हुए जो एल्गोरिथम जो है वो ख़त्म हो जाता है। आपको चाहिए कि इस एल्गोरिथम को जो है केयरफुली 2-3 मरतबा जो है वो सुने, इसको गौर से समझें और उसके बाद जो है उसको ख़ुद लिखने की प्रैक्टिस करें। डियर स्टूडेंट्स, आपको चाहिए कि हमने इस लेक्चर में जो कुछ पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से समझें और फिर याद करें। तो आज के लेक्चर का यहाँ पे इख्तिताम होता है। आप अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का और अपने फैमिली के दूसरे मेंबर्स का ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।